बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 लियाकत अली शाकिर एडवोकेट हाजिर खिदमत है। आज जो चैप्टर शुरू किया हुआ है 24, उसके जो इसकी सीक्वेंस में आने वाले सेक्शंस हैं, उनको शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। वो ये है कि जब मैंने ये शुरू किए लेक्चर डिलीवर करने, तो उस वक्त मैंने ये बात की थी कि वो वाले मैटर्स जो रूटीन में ज़्यादा कोर्ट्स में सामने नहीं आते, हम उनको शुरू करने जा रहे हैं और उनके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि इसमें सबसे पहले अप्रूवर की बात हुई, और अप्रूवर के साथ जो रेलेवेंट सेक्शन थे, रेलेवेंट सेक्शन थे CRPC के, और उसके अलावा उनके साथ कानून शहादत ऑर्डर जो है उसके जो मुतल्लिक़ आर्टिकल्स थे उनके बारे में हमने बात की। फिर उसके बाद इसमें कुछ जनरल प्रोविजंस इंक्वायरी और ट्रायल की ऐसी आई जो कॉमनली यूज़ में नहीं है, कोर्ट्स में इतनी प्रैक्टिस में नहीं है। जैसे अप्रूवर की अगर हम बात करें तो ये केस भी कुछ इस तरह के हैं कि अगर 4 या 5 साल में कोई एक केस आ जाए, क्योंकि केसेस जो सेशन कोर्ट में आते हैं ट्रायल के लिए वो बटे हुए होते हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, और कभी किसी एक के पास आ जाए और कभी किसी के पास कई साल तक ऐसा केस नहीं आता। इसमें हमने 342 की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। वो कॉमन है हर केस के इख्तिताम में, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन उससे सामना करना पड़ता है। फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से वकला, बहुत से प्रैक्टिसिंग लॉयर, उनको पता तो होता है लेकिन वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनकी बात की, कहने का मकसद ये है कि अभी तक हमने रूटीन में उन चीज़ों को देखते चले जा रहे थे, तरतीब में उन चीज़ों को देखते आ रहे हैं जो कि चैप्टर 24 के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस में आ रही हैं, और उसको तरतीब से हम ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह कल तक के लेक्चर में ये एंड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मैंने एक चीज़ नोट की है कि इस वक्त की ज़रूरत जो है वो लॉज हैं जो डेली कोर्ट्स में जो है पेश आते हैं। वो बेल मैटर हो, प्री रेस्ट बेल मैटर हो, वो आफ्टर रेस्ट बेल मैटर हो, वो इवन मैटर ऐसा है कि जो बेलेबल है वो भी है। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी चीज़ों के बारे में हर स्टूडेंट्स को, यानी स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है, जो अभी फील्ड में आया है, जिसने लाइसेंस लेना है या जिसने लाइसेंस ले लिया है, उनको भी पता होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉ है, ये आपको पता है कि एक तो आपके पास स्टैट्यूटरी लॉ है जिसको कॉडिफाइड लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ है, दूसरा है जजमेंट लॉ। ये जजमेंट लॉ में रोज़ाना हर महीने आपके पास नई से नई जजमेंट आती रहती है, और ये लॉ ऑफ बेल में एक डेवलपमेंट है, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। तो ये 1 या 2 रोज़ में जब ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो इसके साथ मैं जो रूटीन में एक चैप्टर शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एविडेंस की तरफ जाते हैं, तो एविडेंस में हम बात करते हैं CRPC के चैप्टर की, या उसके साथ हम कानून शहादत की बात करेंगे। लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दूसरे होंगे जो रूटीन में ज़्यादा चल रहे हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, उनको भी साथ साथ एक लेक्चर उसका भी डिलीवर किया करेंगे। मसलन जो आइडेंटिफिकेशन परेड है उसके बारे में बात हो गई, रिकवरी की बात हो गई, एविडेंस की बात हो गई। हम इन चीज़ों को जो कोर्ट्स में ज़्यादा डेली बुनियाद पे होती हैं उनको भी हम देखेंगे, जैसे कि बेल की बात भी मैंने की है। फिर उसके बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की तरफ जाएंगे। हम मुख्तलिफ लेक्चर जो है इनके ऊपर डिलीवर करेंगे, और इनके ऊपर जो लॉ डेवलप हो रहा है उसकी भी बात करते रहेंगे। अब हम जो सेक्शन शुरू करने हैं उनके बारे में बात करने से पहले मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आफ्टर ईद, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फैसल टाउन जो लाहौर में फैसल टाउन वाक़या है, पाकिस्तान में फैसल टाउन जो वाक़या है, वहाँ पे 602A फैसल टाउन लाहौर में मैं एक एकेडमी शुरू करने जा रहा हूँ। वहाँ के जो कुर्बोजवार से स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे आके अपनी जो लॉ की तालीमी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकते हैं। उसमें जुडिशरी के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, और उसमें दूसरे तमाम LLB पार्ट 1, 2, 3 जो है उनके एग्ज़ाम्स हैं। उसके अलावा जो अब 5 ईयर्स LLB शुरू किया गया है वो प्रोग्राम्स भी उनमें शामिल होंगे।
वहाँ पे आपको इंशाल्लाह एक बहुत कॉम्पिटेंट टीम मिलेगी। इंग्लिश के बड़े अच्छे क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे, लॉ के टीचर्स मिलेंगे। तो आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। तो आज की इस छोटी सी रिक्वेस्ट और छोटे से इंट्रो के बाद मैं आपको सेक्शन 348 और सेक्शन 349 के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो सेक्शन 348 है वो बेसिकली है क्या? सॉरी, ट्रायल ऑफ अ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टैंप लॉ और प्रॉपर्टी। ये जो सेक्शन है, इसका जब ओपनिंग पार्ट हम पढ़ते हैं, जो उसका हेडिंग है, उसको जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये उन लोगों के ट्रायल के बारे में है जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, यानी उनका ऑलरेडी एक ट्रायल हुआ और वो कन्विक्ट हुए ऑफेंसेस में। और ऑफेंसेस कौन से हैं? कॉइनेज, यानी पाकिस्तानी सिक्के जो हैं उनके बारे में, या स्टैंप जो है पाकिस्तानी वो बनाई जाएं, 2 नंबर स्टैंप्स बनाई जाएं, तो उनके बारे में क्या कवानीन है, उनके बारे में। अगर एक शख्स जो है ही इज प्रीवियसली कन्विक्टेड, तो अब फर्दर उसके साथ क्या हो सकता है अगर एक और ट्रायल में कोर्ट के सामने आता है। तो हम इसकी लैंग्वेज सबसे पहले देखते हैं। हुएवर हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 of Pakistan Penal Code with the imprisonment for a term of 3 years or upward is again accused of an offence punishable under either of those chapters shall, if the magistrate before whom the case is pending is satisfied that there are sufficient grounds for the trial of accused by the Court of Session or High Court, as the case may be, send the accused for the trial to the such court unless the magistrate is competent to try the case and is or opinion that he can himself pass an adequate sentence if the accused is convicted। यानी इसमें बड़ी सिंपल सी एक बात की गई है कि पीपीसी के दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 17। जो चैप्टर 12 है वो ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन एंड स्टैंप्स हैं, जो पाकिस्तान की स्टैंप्स हैं उनके बारे में है और कॉइन्स के बारे में है। ये चैप्टर शुरू होता है सेक्शन 230 से और जाता है 263A तक। इसमें किसी शख्स का ट्रायल हुआ, या चैप्टर 17 जो है वो है ऑफेंस रिलेटिंग टू अगेंस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट, यानी थेफ्ट के मुताबिक, प्रॉपर्टी के मुताबिक जो सेक्शंस हैं चैप्टर है 17, उसमें जो सेक्शंस हैं वो जाते हैं आपके 378 से लेकर 462 तक। इन सेक्शन में किसी शख्स का ट्रायल हुआ, उसकी कन्विक्शन हुई और उसकी कन्विक्शन जो है वो थी अप टू 3 इयर्स या अपवर्ड, 3 साल या उससे ज़्यादा। अब इसी तरह के किसी एक और केस में इसी चैप्टर्स के तहत वो मजिस्ट्रेट साहब के पास अंडर ट्रायल है। अब वो मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि उसको इस ट्रायल में वो सफिशिएंट पनिशमेंट जो है वो नहीं दे सकते, एडिक्वेट सेंटेंस नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास ये सज़ा देने का अख्तियार नहीं है। तो वो उस ट्रायल के लिए उस अक्यूज़ को हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जहाँ पे मुनासिब समझते हैं वो भेज देंगे, क्योंकि वो ये सज़ा दे नहीं सकते। तो ये इस सेक्शन में बयान किया गया है। आगे इसका जो सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब ऐसा कोई शख्स जिसको इस तरह के ट्रायल सेशन कोर्ट के ट्रायल के लिए या उसको भेजा जाएगा हाई कोर्ट के ट्रायल के लिए अंडर सब सेक्शन 1, यानी सब सेक्शन 1 में जब हमने कहा कि वो सफिशिएंटली उसको जो एडिकेट सेंटेंस जो है वो नहीं दे सकते, तो वो उसको फिर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट भेज देंगे। तो जो उसके साथ जॉइंटली ट्रायल किया जा रहा है उसका, तो उस शख्स को भी उसके साथ ही इस किस्म के ट्रायल के लिए भेज देंगे। ये एक 348 की जो सेक्शन है उसमें ये सारा कुछ क्लियर किया गया है। अब दूसरा सेक्शन जो है वो 349 है। 349 में क्या है? प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर, यानी मजिस्ट्रेट जो एक सख्त सजा है वो पास नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? Whenever a magistrate of second class और थर्ड क्लास, इसमें पहली बात है कि हम फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहे, इसमें बात हो रही है मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास की। हैविंग जुरिस्डिक्शन इज ऑफ ओपिनियन, यानी एक ऐसा मजिस्ट्रेट साहब हैं जिनकी उस केस के ऊपर जुरिस्डिक्शन है
और उनका ओपिनियन है आफ्टर हियरिंग द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, यानी एक्यूज्ड की। अब उनका ख्याल है प्रोसिक्यूशन एविडेंस सुनने के बाद या मुलजम की जो है उसको दैट द अक्यूज इज गिल्टी, कि जो अक्यूज पर्सन है वो गिल्टी है, उसने ये किया है काम, उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, एंड दैट ही ऑट टू रिसीव punishment different in kind from or more severe than that which such magistrate is empowered to inflict। यानी अब वो ये समझते हैं कि ये जो सज़ा है वो इससे ज़्यादा उसको मिलनी चाहिए जितना कि उनको अख्तियार है ये सज़ा देने का, और that ought to be required to execute a bond under section 106, या कि ज़रूरत है कि एक ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाए जो कि सेक्शन 106 के तहत आता है। सेक्शन 106 के तहत जो है वो फॉर कीपिंग पीस होता है कि पीस के लिए, अमन के लिए उस शख्स को लाया जाए और बॉन्ड उसने करना है। ही मे रिकॉर्ड द ओपिनियन एंड सबमिट हिज प्रोसीडिंग एंड फॉरवर्ड द अक्यूज टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेसिफिकली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो इस सूरत हाल में एक चीज़ लिखेंगे, इन्होंने बॉन्ड रिकॉर्ड करना है या बॉन्ड लेना है, या उन्होंने उसमें कोई ऐसी पनिशमेंट देनी है जिसके लिए वो एम्पावर्ड नहीं है, तो वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लिखेंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो नोटिफाइड होगा कि ये सूरत हाल है और उसको उसकी तरफ जो अक्यूज पर्सन है उसको भेज दिया जाएगा। अब इसमें 1A क्या कहता है, व्हेन मोर अक्यूज्ड देन वन आर बीइंग ट्राइड टुगेदर and the magistrate considers it necessary to proceed under subsection 1 in regard to any such accused, he shall forward all the accused who are in his opinion guilty to the magistrate empowered under subsection 1। अब ऊपर जो सेक्शन 1 था, सबसेक्शन 1 था 349 का, उसके बाद सबसेक्शन 1A है। उसमें क्या कहा गया है कि व्हेन मोर अक्यूज्ड, जब ज़्यादा मुल्ज़मान हैं एक से और उनको इकट्ठा ट्राई किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट साहब ये समझते हैं कि इनमें से कोई एक ऐसा अक्यूज जो है इस ऑफेंस के मुताबिक कि उसको आगे भेजा जाएगा इन हिज गिल्टी टू द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड सेक्शन 1, तो वो कहते हैं कि उस शख्स को अगर एक को भेजा जाएगा तो बाकी अक्यूज पर्सन जो है उनको भी इसके साथ भेज दिया जाएगा। अब उसका सब सेक्शन 2 जो है, द मजिस्ट्रेट टू होम द प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड, यानी ये प्रोसीडिंग जो हैं 349 सेक्शन की जब आगे भेजी जाएंगी तो मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने भेजा है आर सबमिटेड मे इफ थिंग्स फिट एग्जामिन द पार्टीज एंड रिकॉल and examine any witness who has already given evidence in the case and may call and take any further evidence, shall pass such judgment, sentence or order in the case as may deem fit in according to law। यानी ये है कि जिस शख्स को, यानी जिस मजिस्ट्रेट साहब को ये केस भेजा गया है, फॉरवर्ड किया गया है, अब वो ये देखेंगे कि जब उनके सामने आता है अगर वो ये मुनासिब समझते हैं तो पार्टी को एग्जामिन करेंगे, यानी दोनों अक्यूज पार्टी और कंप्लेंट पार्टी को एग्जामिन करेंगे। अगर किसी गवाह को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बुलाएंगे जो कि ऑलरेडी एग्जामिन किया जा चुका है, और फिर उसके बाद अगर कोई फर्दर एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो फर्दर एविडेंस भी लेंगे, और फर्दर एविडेंस लेने के लिए उसमें कोई ऐसी जजमेंट पास करेंगे जो कि उसमें लीगली बनती है, कोई सेंटेंस देंगे जो वो दे सकते हैं, कोई ऐसा ऑर्डर करेंगे जो वो कर सकते हैं जैसा कि वो मुनासिब समझते हैं। लेकिन उसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है लास्ट में कि वो ऐसी सज़ा नहीं देंगे, वो सिर्फ इतनी सज़ा दे सकते हैं जो सेक्शन 32 और 33 में बयान की गई है, उनके इख्तियारात बयान कर दिए गए हैं। 32 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कितनी कितनी सेंटेंस जो है वो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। और सेक्शन 33 जो है वो ये बताता है कि इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन वो कितनी सज़ा दे सकते हैं। इन दोनों सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, यानी ये जो 32 और 33 हैं उसके मुताबिक वो अपनी सेंटेंस जो है वो पास करेंगे और उस किस्म का ऑर्डर पास करेंगे, यानी वो उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता। तो ये 2 सेक्शन थे, इसके बाद नए सेक्शन के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त।